आज हम लोग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, जो कि आपका जेआईबी का पहला पेपर होता है, उसी के मॉड्यूल ए से लेके ई तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। और बुक से मैंने आपका जो मैकमिलन बुक थी वो उससे मैंने आपको सारा सिलेबस करवा दिया है। मॉड्यूल ई इथिक्स जो ऐड हुआ था वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो बुक से सिलेबस करने के बाद हमें लगता है कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो ये वाला आज का पार्ट और ऐसा करके आपके 7-8 पार्ट बनेंगे मॉक टेस्ट के, ताकि आपको आइडिया लग जाए और अच्छे से कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है इसमें से कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पहले पूछे गए हैं आपके, ठीक है, ओल्ड ईयर के क्वेश्चंस हैं। और जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी अभी और आने वाले पार्ट्स में आपके मॉक टेस्ट की इस तरह से हम सीरीज चलाएंगे। तो उन सब में जो भी क्वेश्चंस है वो आपके सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हमने कलेक्ट करके ही ये आपकी वीडियोस बनाई है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका मॉक टेस्ट पार्ट 1 हो गया। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बाकी हम आगे के मॉक टेस्ट की सीरीज में करेंगे। और आई होप ये वीडियो देखने से पहले आपने जो बुक से मैंने आपको वीडियोस बताई हैं वो आपने देख ली होगी, क्योंकि जो आपका मेन कंसेप्ट है वो बुक में ही है। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, ताकि आपको आइडिया लग जाए एग्जाम में डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल बैंक इज मेंटेनिंग अ करंट अकाउंट ऑफ ए पब्लिक ट्रस्ट विद 4 ट्रस्टी। तो नेशनल बैंक कोई नाम नहीं दिया, कोई बैंक है, उसके पास एक करंट अकाउंट ओपन किया गया है पब्लिक ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है। उसमें 4 ट्रस्टी है, ट्रस्ट है और उसके 4 ट्रस्टी है। बैंक रिसीव एन इन्फॉर्मेशन दैट 2 ऑफ देम हैव डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट। तो बैंक को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो 4 ट्रस्टी में से 2 ट्रस्टी का डेथ हो गया रोड एक्सीडेंट पे। वाइल गोइंग फॉर ए पिलग्रिमेज, मतलब किसी धार्मिक यात्रा के लिए वो जा रहे थे, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। द रिमेनिंग ट्रस्टी नाउ वांट टू ऑपरेट द अकाउंट। तो अभी जो 4 में से 2 बच गए हैं जो जिंदा हैं अभी, तो वो चाह रहे हैं कि अकाउंट वो ऑपरेट करें। तो आपके 4 ऑप्शन है इसमें से। हमारा जो आंसर है, पहला बोला है बैंक वुड परमिट देम टू ऑपरेट द अकाउंट एज दे आर नाउ सर्वाइविंग ट्रस्टी, पहला ये बोला है। दूसरा, बैंक विल रिफ्यूज द ऑपरेशन एज द पावर हैज वेस्टेड विद ऑल ऑफ, इसमें बोल रहा है कि बैंक जो है ऑपरेशन रिफ्यूज कर देगा। तीसरा बोल रहा है बैंक विल एग्जामिन द ट्रस्ट डीड टू डिटरमाइन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो आपको मालूम होगा जो हमारी ट्रस्ट डीड है उसकी सारी जो मतलब ट्रस्ट जो डीड है उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि ट्रस्ट को किस हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। तो ट्रस्ट डीड में जो जो पावर्स है उस सबसे बैंकों को काम करना है। तो पहला हमारा सी हो जाएगा कि बैंक विल एग्जामिन, बैंक देखेगा कि ट्रस्ट डीड क्या बोल रही है, टू डिटरमाइन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि आपको क्या डिसीजन लेना है। तो वो डिसीजन डिपेंड करेगा आपकी ट्रस्ट डीड में क्या बोला गया है, ठीक है। बैंक अपने हिसाब से या उन ट्रस्टी के हिसाब से नहीं सोचेगा, जो ट्रस्ट डीड में लिखा है बैंकों को वो मानना पड़ेगा। तो एक हो गया सी। लास्ट आपका, इफ द ट्रस्ट डीड अलाउज द सर्वाइविंग ट्रस्टी टू ऑपरेट द अकाउंट दे विल बी अलाउड। अगर ट्रस्ट डीड में ऐसा मेंशन किया गया है कि अगर किसी का डेथ हो जाता है तो जो सर्वाइविंग वाले ट्रस्टी होंगे तो वो ऑपरेट कर सकते हैं, अगर ऐसा मेंशन है आपकी ट्रस्ट डीड में तब आप उनको अलाउ कर सकते हैं। अदरवाइज द बैंक वुड इंसिस्ट ऑन अ डायरेक्शन फ्रॉम ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है ट्रस्ट डीड में तो बैंकों को कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। तो इसमें आपका सी और डी 2 ही आंसर करेक्ट है, ठीक है। ई हो गया हमारा करेक्ट आंसर। और ट्रस्ट डीड का मैंने पहले भी बोला कि एक बार आप बुक से जो मैंने आपको कराया है, आपकी जो प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस की प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग की जो मैकमिलन की बुक है उसके ऊपर मैंने आपका इथिक्स को मिला के काफ़ी सारी आपकी मैंने यूनिट्स मैकमिलन बुक से कराई है। एक बार आप उसको देख लीजिए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन आंसर्स पे आइए, क्योंकि अब ये जो टॉपिक है ये मैं आपको ऑलरेडी बुक से करा चुकी हूँ, ठीक है। तो हर टॉपिक के ऊपर मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगी कि कैसे कैसे है, ठीक है। तो ट्रस्ट डीड क्या होता है आपको मालूम है, ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो कि कोई भी जो ट्रस्ट होती है चाहे पब्लिक प्राइवेट, तो ट्रस्ट डीड में सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि किसको कैसे कैसे एक्ट करना है, ट्रस्टी की क्या क्या पावर रहेगी, वो सब ट्रस्ट डीड में मेंशन रहता है। ये एक तरह का कागज होता है, डॉक्यूमेंट रहता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अभी। इसमें बोला है आपको, सरदार जसवंत सिंह अ पेंशनर गेटिंग पेंशन थ्रू योर ब्रांच। आपकी ब्रांच से उसको उनको पेंशन मिलती है सरदार जसवंत सिंह को, वो आपकी ब्रांच में आता है। अप्रोच यू टू ओपन अ सेविंग बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ हिज ग्रैंडसन। तो उनके जो पोते हैं ग्रैंडसन, उनके नाम पे उनको सेविंग बैंक अकाउंट, उनके लिए उनको सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, वो आपके पास आते हैं। सिमरनजीत उनका नाम है। अंडर हिज गार्डियनशिप, मतलब वो उनके गार्डियन बन जाए, कौन, जसवंत सिंह। एज द बॉयज मदर हैज़ ऑलरेडी एक्सपायर्ड। तो वो जो बच्चा है यानी इनकी जो ग्रैंडसन है, उनकी जो मदर है वो एक्सपायर हो गई है, वो जीवित नहीं है। एंड हिज फादर सर्व इन आर्मी। और उनके जो फादर हैं, ये जो बच्चा है ग्रैंडसन के जो फादर हैं सिमरजीत के, उनके जो फादर है वो आर्मी में काम करते हैं और उनको नॉर्थ ईस्ट एरिया में बहुत सालों से पोस्टिंग उनका वही है, ठीक है, लास्ट सेवरल ईयर्स। सो पूछा है कि कौन से प्रिकॉशंस विल बी टेकन बाय द बैंक। तो बैंकों को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। इसमें ये ऑप्शन है कि बैंक शुड नॉट बी अकाउंट शुड नॉट बी ओपनड एज अ ग्रांडफादर कैन नॉट बिकम नेचुरल गार्डियन एज लॉन्ग।
तो जब तक उस बच्चे के पिताजी जीवित हैं, जो कि आर्मी में है, वो जीवित है, तो उनके जीवित मतलब वो जीवित है, उनके जीवित होते होते कोई और उनका नेचुरल गार्डियन या दादा या कोई और नहीं बन सकता। तो वही बोला है कि अकाउंट ओपन नहीं किया जाना चाहिए। एज अ ग्रैंडफादर कैन नॉट बिकम नेचुरल गार्डियन एज लॉन्ग एज अ फादर इज अलाइव। हाँ, उनके पिताजी जीवित, और यहाँ तक कि कई बार ऐसे भी रहता है क्वेश्चन, इस तरह का मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ। कई बार ऐसे भी रहता है कि जैसे अभी तो ये आर्मी में है और बहुत दूर इनको पोस्टिंग मिली, तो कई बार ऐसे भी होता है कि उनके फादर प्रिजन मतलब जेल में है, ठीक है, कैदी है उनके पिताजी। तो क्या उस केस में भी सेम ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा कि हाँ वो जिंदा तो है, भले ही वो जेल में है पर वो जीवित है, तो उन्हीं को उनका गार्डियन माना जाएगा। ये बात आप याद रखिए, ठीक है। चाहे वो आर्मी में है, कहीं दूर है किसी कारणवश, या फिर वो प्रिजन में जेल में है, या और भी किसी तरह से, उस केस में अगर वो जीवित है तो किसी और को उनका नेचुरल गार्डियन नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो इसलिए हम अकाउंट नहीं ओपन कर सकते ग्रैंडफादर को गार्डियन मान के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें आपको बोला है द कंसेप्ट ऑफ डिस्कवर्ड प्राइस इज यूज इन द कंटेक्स्ट। तो डिस्कवर्ड प्राइस होता क्या और किसके कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। सो जो हमारा म्यूचुअल फंड होता है ना, कई बार हमें उसका रेट जानना होता है कि क्या उसका प्राइस चल रहा है, तो उसमें बुक बिल्डिंग इशू एक टाइप का मेथड होता है। इसमें जो है प्राइस की डिस्कवरी की जाती है। अभी प्राइस की डिस्कवरी इसमें कैसे होगी, इसमें देखा जाता है कि किसी भी जो है कितनी डिमांड आ रही है, कितना सप्लाई है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई फैक्टर को देख के प्राइस को डिस्कवर किया जाता है। किसमें? बुक बिल्डिंग मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आप याद रखिए, ज़्यादा डिटेल में आपका नहीं आएगा। बुक बिल्डिंग मेथड में डिमांड और सप्लाई देखा जाता है और उस हिसाब से जो है प्राइस डिस्कवरी की जाती है। तो डिस्कवर्ड प्राइस है, किस कंटेक्स्ट में यूज़ है ये बुक बिल्डिंग इशू में यूज़ है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो पहले हमारे शेड्यूल बैंक होते हैं आर टू मेंटेन कैश रिजर्व, तो अंडर सेक्शन 42, तो 42 सेक्शन के तहत उनको कैश रिजर्व रखना पड़ता है, ये बात सही है। नॉन शेड्यूल को सेक्शन 18 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि जो शेड्यूल बैंक होते हैं उनको तो आरबीआई एक्ट के सेक्शन 42, और जो नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं सारे, उनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 18 के तहत जो है कैश रिजर्व उनको रखना पड़ता है। किनको? इन बैंकों को। एडिशनल कैश रिजर्व कैन बी प्रेस्क्राइब्ड टू बी कीप्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और बाकी अगर कैश रिजर्व की बात करो तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रिस्क्राइब टू बी कीप्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एडिशनल कैश रिजर्व कैन बी प्रिस्क्राइब टू बी कीप्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर और भी कुछ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी रख सकती है। इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू पेड बाय आरबीआई ऑन द कैश बैलेंस मेंटेन विद इट अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो जो आरबीआई है उनको इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय आरबीआई ऑन कैश बैलेंस। तो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत जो पैसा रहता है आरबीआई के पास, तो उस पर उनको इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट हमारे सही है। इसमें पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है, तो उसमें लास्ट आपका पॉइंट है कि बैंकिंग कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिजर्व फंड अंडर सेक्शन 17 ऑफ बैंकिंग। तो ये बात आपकी सही नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि बैंकिंग जो कंपनीज है उनको रिजर्व फंड किसी भी बैंकिंग रेगुलेशन के सेक्शन 17 के तहत रखना पड़ा। ये पॉइंट आपका रॉन्ग हो गया। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया, क्योंकि इसमें विच इज़ नॉट करेक्ट पूछा था। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है मिस्टर एक्स है, उसने एक मेंटेनिंग फ्यू अकाउंट्स विद ए पॉपुलर बैंक। किसी बैंक के साथ उसके कुछ अकाउंट्स है। विद इट्स त्रिचूर ब्रांच द बैंक ब्रांच रिसीव एन अटैचमेंट ऑर्डर। तो जो ब्रांच है पॉपुलर बैंक की, जो ये ब्रांच है त्रिचूर ब्रांच, उसको अटैचमेंट ऑर्डर मिलता है। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी अटैच बाय द कोर्ट। तो इस केस में जो कोर्ट है वो कौन सा अमाउंट अटैच करेगी। 2 ऑर्डर होता है, एक तो हमारा अटैचमेंट ऑर्डर होता है, ये हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, वो देते हैं। और एक होता है गार्निशी ऑर्डर, जो कोर्ट आपके आदेश पे देती है। मतलब किसी भी कस्टमर है, उसका पैसा किसी दूसरे कस्टमर ने नहीं पे किया, तो वो जो है कोर्ट में मतलब फाइल करता है कि इस कस्टमर का इस वाले बैंक पे अकाउंट है और वो मेरे को उसमें पैसा है, लेकिन वो मेरे को मेरा पैसा नहीं पे कर रहा, वो अपना प्रूफ देता है। तो कोर्ट दूसरे कस्टमर के बिहाफ पे बैंकों को आदेश देती है कि आप एक काम कीजिए, आपका ये जो कस्टमर एक्स है जिसका आपके पास अकाउंट है, उसके सेविंग बैंक में पैसा है, तो आप वाई को पे कीजिए, ठीक है। उसको बोला जाता है गार्निशी ऑर्डर। और अटैचमेंट ऑर्डर किसका होता है? वो होता है इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ होती है, उसका आपका पैसा ड्यू है, आप इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे, तो उसमें जो आईटी वाले होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो आपको ऑर्डर देते हैं, वो आपके बैंक को ऑर्डर देते हैं, तो उसको बोला जाता है अटैचमेंट ऑर्डर। तो आप याद रखिए जो गार्निशी ऑर्डर है इसमें थोड़ी सी छूट रहती है, ठीक है। बहुत से अकाउंट्स रहेंगे, मैं आपको एक बार आने वाले वीडियोस में आपको अटैचमेंट और गार्निशी ऑर्डर के ऊपर एक केस स्टडी भी बताऊंगी। उस तरह का पूछते हैं, वो क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगी। वैसे मेरे को क्वेश्चन दिखा नहीं, पर मैं देखती हूँ कहीं पे अगर मेरे को मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इनमें डिफरेंस रहता है। और आप इतना याद रखिए कि कभी भी कोई भी ऑर्डर है तो उसमें जो अटैचमेंट ऑर्डर है इसके जो रूल्स है काफ़ी सख्त रहते हैं। गार्निशी ऑर्डर में इसके रूल्स सख्त नहीं होते। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। मान लीजिए कोई कस्टमर है, ठीक है, आपका कस्टमर है और उसका जो है जॉइंट अकाउंट है, ठीक है। मान लीजिए कस्टमर एक्स और वाई का, चलिए ए भी हम मानते हैं, ए बी कस्टमर, उनका जॉइंट अकाउंट है, ठीक है। बी ने क्या किया? इनकम टैक्स पे नहीं किया।
ठीक है, इनका जॉइंट अकाउंट है ए और बी का, बी ने इनकम टैक्स नहीं पे किया, तो इनकम टैक्स वाले जो है उन्होंने ऑर्डर दिया बैंकों को कि ये पे नहीं कर रहा, आप उसके अकाउंट को सील कीजिए। ठीक है, तो हो गया अटैचमेंट ऑर्डर। इस केस में जो जॉइंट अकाउंट है ए और बी का, ये कैसा अकाउंट है, जॉइंट है। ठीक है, जॉइंट अकाउंट है, तो जॉइंट अकाउंट में क्या दोनों को बराबर हक है ना उस पैसे पे। तो अटैचमेंट ऑर्डर जब लगता है तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए 10 लाख का बैलेंस रखा हुआ है, जॉइंट अकाउंट में 10 लाख का बैलेंस है, तो 5 लाख जो है ना बैंक, क्योंकि बी ने इनकम टैक्स नहीं पे किया ना, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि जॉइंट अकाउंट है तो 50-50% पैसा दोनों को बिलोंग करता है। वैसे पैसा तो दोनों का है ए और बी का, पर ऐसा मान लिया जाएगा कि दोनों का 50-50% है। तो अगर 10 लाख का बैलेंस है आपके जॉइंट अकाउंट में, तो 5 लाख ऐसा माना जाएगा बी का है, 5 लाख ए का है, और बी ने इनकम टैक्स नहीं पे किया, तो इस वजह से जो 5 लाख रुपए है वो इनकम अटैचमेंट ऑर्डर के तहत IT वाले को बैंक दे देगा। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा सख्त रूल हुआ ना। अगर हम बात करें गार्निशी ऑर्डर की, सेम इसी में ए और बी में बी के खिलाफ किसी कस्टमर ने कोर्ट में केस फाइल किया होता और बी को पैसा देना होता गार्निशी ऑर्डर के तहत। ठीक है, ये इनकम टैक्स नहीं, गार्निशी ऑर्डर है। ठीक है, गार्निशी ऑर्डर मैंने आपको बताया, और आपको डिटेल जानना हो तो मैंने आपको बुक से बहुत डिटेल में बताया, बुक का जो चैप्टर है गार्निशी अटैचमेंट ऑर्डर वो भी देख सकते हैं। तो अगर यही वाला ऑर्डर ए और बी के जॉइंट अकाउंट पर अगर गार्निशी वाला ऑर्डर लगा होता तो उस केस में इसमें जो है गार्निशी ऑर्डर नहीं लगा जाता। क्यों? क्योंकि ये जॉइंट अकाउंट है। अगर अकेला होता मतलब सिर्फ बी का अकाउंट है तब लग सकता है, लेकिन अगर जॉइंटली है तो नहीं लग सकता। ठीक है, कुल मिला के अटैचमेंट ऑर्डर बी चाहे अकेला हो या बी का जॉइंट हो, दोनों ही केस में अटैचमेंट ऑर्डर लगेगा। अगर हम बात करें गार्निशी ऑर्डर की, तो वो अगर बी का सिर्फ अकेला अकाउंट होगा, मतलब जॉइंट वाला नहीं रहेगा, सिंगल वाला रहेगा, तब भी गार्निशी लगेगा, लेकिन ऐसे जो जॉइंट अकाउंट है उसमें ऐसे गार्निशी ऑर्डर नहीं लगता है। ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि जो अटैचमेंट ऑर्डर है उसके जो रूल्स रेगुलेशन हमेशा बहुत सख्त होते हैं कंपेयर टू गार्निशी ऑर्डर। तो कभी भी एग्जाम में आपका गार्निशी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर के ऊपर केस स्टडी पूछा जा सकता है, पूछते हैं। तो आप याद रखना, जहाँ पर भी आपको रूल्स रेगुलेशन मतलब अटैचमेंट ऑर्डर हर जगह लग जाता है, यहाँ तक कि जो डिसीज हो जाता है ना, मतलब जिनका डेथ हो जाता है, तो उनका जो पैसा होता है उस पर भी अटैचमेंट ऑर्डर लग जाता है। अगर उन्होंने इनकम टैक्स नहीं पे किया ना, तो उनकी डेथ के बावजूद भी उन पे अटैचमेंट ऑर्डर लग जाता है, पर गार्निश ऑर्डर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अटैचमेंट ऑर्डर ऑलमोस्ट हर जगह पे लग जाता है। तो कभी भी आपको ऐसा कोई केस स्टडी दिखता है तो आप दिमाग में याद रखिए कि अटैचमेंट ऑर्डर के रूल्स रेगुलेशन बहुत सख्त होते हैं, और उसका एक पर्पस भी। क्यों? क्योंकि ITA इनकम टैक्स का पैसा क्या है, ये सबका पैसा है। ठीक है, इनकम टैक्स का पैसा आपको पे करना है, ये सबके हित में। और गार्निश ऑर्डर किसी एक बंदे की कंप्लेन रहती है कि हाँ इसने मेरा पैसा नहीं दिया, तो ये किसी एक बंदे का, ये इसमें जो क्लेम है गार्निश ऑर्डर में, कोई एक बंदा क्लेम करता है कि इसने मेरा पैसा नहीं दिया, और कोर्ट में वो केस कर देता है बी के खिलाफ। फिर कोर्ट उसको आदेश देता है उसके बैंक को कि उस वाले आपके कस्टमर ने उस दूसरे का पैसा नहीं दिया तो आप दो। तो गार्निश ऑर्डर में जो होता है ये किसी एक बंदे के हित की बात होती है। अगर हम बात करें IT की, अगर वो इनकम टैक्स पे करेगा तो उसे रोड बनेगी, सड़कें बनेगी, वो सभी के हितों की बात है। ठीक है, तो जितने भी पॉपुलेशन हो सभी के हितों के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि IT का पैसा नहीं दिया तो मतलब सभी के जो हितों के लिए काम होना था, उस काम में जो भी आपका योगदान था वो नहीं हो पाया। तो इसीलिए IT के रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा सख्त होते हैं, क्योंकि ये सभी के हितों के लिए होते हैं। IT का जो पैसा होता है इनकम टैक्स वाला, वो पैसा सभी लोगों के हितों के लिए, सभी के भले के लिए यूज़ किया जाता है, रोड, सड़कें, स्कूल्स, हॉस्पिटल जो भी है। और इसमें जो पैसा है वो किसी एक इंडिविजुअल के जो है हित के लिए, मतलब किसी एक इंडिविजुअल का क्लेम रहता है और उसमें सभी का क्लेम रहता है, ऐसे आता है। सो चलिए, हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने डिस्कस किया। ये अटैचमेंट और गार्निशी का पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसमें बोल रहा है कि अटैचमेंट ऑर्डर मिला, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी अटैच। तो बोल रहा है इसमें कौन सा अकाउंट अटैच होगा। सो देखिए, ओवरड्राफ्ट अगर कुछ भी है और उसमें डेबिट बैलेंस है तो कभी भी नहीं होगा। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर डेबिट बैलेंस है तो कभी भी नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा रॉन्ग। ओवरड्राफ्ट लिमिट अगेंस्ट शेयर ऑफ ए कंपनी वेयर देयर इज सम अनअवेल्ड बैलेंस अवेलेबल। तो जो अनअवेल्ड पोर्शन होता है ये भी एक तरीके का ओवरड्राफ्ट की तरह ही है। ठीक है, इसमें भी नहीं कंसिडर किया जाता कि अगर कुछ पोर्शन बचा है शेयर्स ऑफ कंपनी के खिलाफ, ओवरड्राफ्ट लिमिट है और लिमिट में अगर कुछ पैसा बचा है तो वहाँ पे भी गार्निश, ये जो हमारा अटैचमेंट ऑर्डर नहीं लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ लिमिट है, मान लीजिए 60 लाख का लिमिट बोला कि 60 लाख तक का लिमिट है। ठीक है, इतना लिमिट है मान लीजिए, और उसके बाद उसने बोला कि उसने 40 लाख ले लिया है पर 20 लाख अभी वो ले सकता है। ठीक है, ये तो एक तरह से कर्जा है ना, ये तो उसको, इसका पैसा थोड़ी है, तो उसको कर्जा है कि हाँ आपको लिमिट दिया गया, तो ये एक तरह से कर्जे पे पैसा दिया जा रहा है। तो जो पैसा कर्जे पे दिया जाता है उस पैसे को अटैचमेंट ऑर्डर करके IT को नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि बैंकों का ही तो पैसा हो जाएगा ना, फिर बैंकों से थोड़ी ले सकता। अगर कस्टमर का पैसा तो बात अलग है, जैसे हमने बोला ऊपर वाले पॉइंट ए में कि ओवरड्राफ्ट 30,000 का था, सॉरी 0.3 लाख हमारा वही हो गया, 30,000 का था। सो उसमें क्या था, नॉमिनल जो बैलेंस डेबिट बैलेंस है तो नहीं हो सकता, क्योंकि डेबिट बैलेंस, अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो हो जाता। अब इसमें सेकंड में बोला है कि ओवरड्राफ्ट शेयर ऑफ कंपनी, तो उसमें अनअवेल्ड बैलेंस अवेलेबल, मतलब 60 लाख का लिमिट था, 40 लाख तो तुमने उठा लिया और बाकी का जो 20 लाख है तुम और उठा सकते हो, पर वो भी सब लोन के तौर पे हो जाएगा ना, वो उसका पैसा थोड़ी है। ठीक है, तो इस वजह से ये नहीं हो सकता। जो पॉइंट बी है वो रॉन्ग इसलिए क्योंकि अगर वो 20 लाख और उठाता तो वो कस्टमर को बैंकों को पे करना है। ठीक है, तो उसको IT वाले थोड़ी कि बैंकों का पैसा लेके IT वाले थोड़ी IT का टैक्स पे कर सकते हैं, मतलब उसने नहीं दिया, तो इसीलिए इस केस में अटैचमेंट ऑर्डर नहीं लगेगा।
तीसरे में बोला है अमाउंट ऑफ द टर्म डिपॉजिट, तो ठीक है, हाँ यहाँ देखिए टर्म डिपॉजिट में 1 लाख का पैसा है, ठीक है, उसको उस पर अटैचमेंट और लग सकता है। माइनस द बैलेंस इंक्लूड इंटरेस्ट इन द ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ 0.5 अगेंस्ट द टर्म डिपॉजिट, तो उसी टर्म डिपॉजिट के तहत क्या दिया गया, ओवरड्राफ्ट दी गई है, ठीक है, कितने की, 50,000 की, तो उसका जो इंटरेस्ट है उसको आप काट सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना, ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट तो बैंकों को देना ही पड़ेगा, तो उसको काट के जो पैसा बचेगा आपके टर्म डिपॉजिट में वो किसको अटैचमेंट ऑर्डर करके दिया जा सकता है, ठीक है। और आपको मालूम होगा जितने भी आपके अटैचमेंट ऑर्डर बोलिए या गार्निश ऑर्डर बोलिए, इन सभी से ऊपर जो है बैंकों का अपना राइट टू सेट ऑफ रहता है ना बैंकों का, कि कस्टमर पहले हमारा तो पैसा दे, तो ये वही बात आ गई, जो 0.5 लाख का आपने ओवरड्राफ्ट लिया उस पर जो इंटरेस्ट है वो तो बैंकों का राइट है ना इंटरेस्ट लेना, तो ऐसा नहीं है कि बैंकों का इंटरेस्ट भी पेंडिंग है और आईटी ऑर्डर मतलब इनकम टैक्स का भी पेंडिंग है, तो बैंक ऐसा नहीं कि अपना इंटरेस्ट छोड़ के आईटी एक्ट के तहत अटैचमेंट ऑर्डर के तहत जो इनकम टैक्स वालों को पूरा पैसा दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ टर्म डिपॉजिट में 1 लाख है, दे सकते हैं, लेकिन वो पैसा माइनस करना पड़ेगा जो बैंकों को कस्टमर को इंटरेस्ट के तौर पे, ओवरड्राफ्ट जो लिमिट उसको इतने का मिला है, तो इंटरेस्ट जो उसका लगेगा, तो इंटरेस्ट का पैसा तो बैंकों को देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 1 लाख में से जितना इंटरेस्ट बन रहा है बैंकों का काट दीजिए उस टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट जो ओवरड्राफ्ट है उसका जो इंटरेस्ट है, और जो बाकी पैसा वो चला जाएगा किसको, अटैचमेंट ऑर्डर पे चला जाएगा। वही बोला ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ 0.4 लाख अगेंस्ट गोल्ड ऑर्नामेंटल्स, ये भी नहीं होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ मेंशन नहीं किया था खास ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला रीजनल रूरल बैंक्स आर लाइसेंस्ड फॉर बैंकिंग बिजनेस अंडर, आरआरबी को किस एक्ट के तहत उनको लाइसेंस दिया जाता है, ये दिया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, आरआरबी भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत ही काम करता है। नेक्स्ट इसमें बोला है आपको व्हाट इज ट्रू विद रिगार्ड द लायबिलिटी ऑफ ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ ए चेक, कंपनी ने कोई चेक इशू किया और वो डिसऑनर हो गया, तो उसमें जो डायरेक्टर है उसकी लायबिलिटी कितनी होगी आपको बताना है। तो इसमें बोला है कि सारे डायरेक्टर लायबल होंगे, इसमें बोला है नॉमिनेटेड डायरेक्टर लायबल होंगे, और इसी में बोला है डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग मैनेजर, तो जितने भी डायरेक्टर हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस है उन वो लायबल होंगे, यहाँ तक कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसको भी आपको इंक्लूड करना है, ठीक है, वो सारे लायबल होंगे। तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए जो डायरेक्टर है और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो सभी लायबल होंगे अगर कंपनी का जो चेक कंपनी ने इशू किया है और वो चेक क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। तो इन द बैलेंस शीट द ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स आर शोन, तो ऑफ बैलेंस शीट होते कौन से, ऑफ बैलेंस शीट जैसे बैंक गारंटी होती है, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब जहाँ पे फंड नहीं जाता, मतलब बैंकों का पैसा नहीं जा रहा, ये कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, मतलब इन केस अगर कस्टमर ने नहीं पे किया तो बैंकों को पे करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बैंकों ने गारंटी दी होती है, तो बैंक गारंटी एलसी ये सारा हमारा किस में आ जाता है, ऑफ बैलेंस शीट आ जाता है। तो बोल रहा हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें ऑफ बैलेंस शीट को कहाँ पे शो किया जाता है, उसको नोट्स टू द बैलेंस शीट, एक अलग से नोट बना के वहाँ पे बैलेंस शीट में उनकी जो एंट्री वहाँ पे की जाती है, ठीक है, असेट और लायबिलिटी साइड में नहीं होता है, ये अलग से इनका नोट बनाया जाता है वहीं पे बैलेंस शीट में, और वहाँ पे इनकी एंट्री की जाती है कि ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स है, ठीक है। ऑफ बैलेंस शीट क्या होता है, कई बार आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक गारंटी मतलब जहाँ पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है पर जहाँ पे गारंटी आ गई, मतलब जो भी कंटीजेंट हो जाता है ना वो हमारा ऑफ बैलेंस शीट है, मतलब वहाँ पे पैसे का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है पर इन केस अगर कस्टमर नहीं पे करता तो बैंकों को पे करना पड़ेगा, तो जितने भी टाइप की गारंटी एलसी ये सारा रहता है वो क्या होता है हमारा ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोला है आपसे यूनाइटेड बैंक इज मेंटेनिंग अ करंट अकाउंट ऑफ MS Uniwool Limited which is operated by the General Manager Finance and Director Corporate Finance, तो यूनाइटेड बैंक के पास एक करंट अकाउंट है किसी यूनिवोल लिमिटेड कंपनी का नाम है, जो ऑपरेट करता है उनका जनरल मैनेजर फाइनेंस के जो जनरल मैनेजर और जो डायरेक्टर कॉर्पोरेट फाइनेंस के हैं, एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड, तो बैंकों के रिकॉर्ड में जो बोर्ड रेजोल्यूशन था उसमें बोला था कि इस अकाउंट को इस करंट अकाउंट को ऑपरेट करेंगे कौन, जनरल मैनेजर फाइनेंस वाले और डायरेक्टर कॉर्पोरेट फाइनेंस वाले। The bank receives an instruction signed by the managing director not to honor the check, तो अभी देखिए क्या हो रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या बोल रहा है कि आप वो जो चेक है ना, जो जनरल मैनेजर फाइनेंस वाले हैं जिनको अथॉरिटी दी गई थी, बोला है कि उन्होंने जो चेक दिया है आप उनको ऑनर मत कीजिए, उन्होंने जो चेक इशू किए हैं उनको आप ऑनर मत कीजिए, इनके साइन है इनको मत आप ऑनर मत कीजिए। तो उस केस में बैंकों को क्या करना चाहिए, द बैंक वुड नॉट एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शंस, तो भले वो मैनेजिंग डायरेक्टर है पर बोर्ड रेजोल्यूशन के हिसाब से उनको कोई भी पावर नहीं दी गई है। जब उनको बोर्ड रेजोल्यूशन के हिसाब से जो बैंक है कोई भी अकाउंट ओपन होना होता है किसी भी कंपनी का करंट अकाउंट, तो बोर्ड रेजोल्यूशन में डिसाइड किया जाता है किसको पावर दी जाएगी, और बोर्ड रेजोल्यूशन में जैसा डिसाइड किया जाता है उसकी कॉपी बैंकों के पास रिकॉर्ड के तौर पे रहती है, ठीक है। तो अगर उस बोर्ड रेजोल्यूशन में जो कॉपी जो रिकॉर्ड के तौर पर बैंकों के पास अगर उस पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है मैनेजिंग डायरेक्टर का, उसमें साफ बोला है कि अकाउंट जो जनरल मैनेजर फाइनेंस वो
और डायरेक्टर कॉर्पोरेट फाइनेंस ये ऑपरेट करेंगे। उसमें तो मैनेजिंग डायरेक्टर का कोई नाम ही नहीं है। जब उनका नाम नहीं है तो उनकी इंस्ट्रक्शन कैसे मानी जाएगी? वो बोल रहे हैं उनका चेक मत देना। ऐसा आप क्यों सुनोगे? आप उनकी बात नहीं सुनोगे ना। जब उनको कोई पावर ही नहीं दी गई तो उनकी बात आप नहीं सुनोगे। तो वही इसमें लिखा है कि बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा उन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शंस दी है। क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा? एज मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू गिव सच डायरेक्शंस एज पर रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड, क्योंकि बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन के हिसाब से मैनेजिंग डायरेक्टर को कोई भी योग्यता, कोई भी उनको पावर नहीं दी गई कि वो इस तरह के डायरेक्शन दे सके। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला है आपको रवि कुमार एंड सन्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, ठीक है, मेंटेन ए करंट अकाउंट। इनका करंट अकाउंट है। द कर्तास ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टाइज, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का नाम क्या था? रवि कुमार एंड सन्स। अभी उनके जो करता है उनका डेथ हो जाता है एंड लीव्स बिहाइंड द 3 फैमिली मेंबर्स। अभी कौन? 3 लोग बच गए हैं उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उनकी वाइफ और उनके 2 माइनर सन्स, ठीक है, 2 बच्चे और उनकी वाइफ, ये रह गए। हाउ विल यू डील विद दिस अकाउंट? आप कैसे इसमें डील करेंगे? तो पूछ रहा है कि कौन उसको ऑपरेट करेगा, ये इस तरह से पूछ रहा है। तो आपको मालूम होगा कि जो भी एल्डेस्ट मेंबर है ना वो उसको डील करता है। अकाउंट टू बी ऑपरेटेड बाय द विडो बीइंग गार्डियन ऑफ द एल्डेस्ट मेल मेंबर टू बी कॉल्ड करता। क्यों? क्योंकि जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है उनकी गार्डियन कौन है? उनकी जो मदर है, जो विडो है अभी, तो वही उसको ऑपरेट करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कौन है? वो गार्डियन है, एल्डेस्ट मेल मेंबर टू बी कॉल्ड करता के वो गार्डियन माननी चाहिए। तो इसीलिए अकाउंट कौन ऑपरेट करेगी? वो हमारी जो विडो है, उनकी जो मदर है, वही उसको ऑपरेट करेगी। इसमें बाकी ऑप्शंस लिखे हैं। बैंक विल स्टॉप द ऑपरेशंस, अकाउंट विल बी ऑपरेटेड बाय माइनर्स इन बीइंग। तो ऐसा नहीं, माइनर्स को नहीं ऑपरेट कर सकते। और इसमें डी में बोला है कि कोई भी जो दोनों में से कोई भी सन माइनर नहीं ऑपरेट कर सकती, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें बोला था इशू ऑफ एंड सर्विसिंग ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट इज मैनेजमेंट। तो गवर्नमेंट डेब्ट का इशू और सर्विसिंग कौन वो देखता है? वो हमारी आरबीआई देखती है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे गवर्नमेंट के बिहाफ पे हमारे जो आरबीआई है वो ये भी करती है ना, ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट के बिहाफ पे तो इशू करती है, बाकी बैंक उसको लेते हैं, तो वो होती है हमारी रिजर्व बैंक। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला आपको? 2 पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म MS हैदराबाद ट्रेडिंग कंपनी विथ 3 पार्टनर्स अप्रोच यू टू ओपन ए करंट अकाउंट विथ इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 10 lakhs एंड प्रॉमिस दैट। तो देखिए, एक हैदराबाद ट्रेडिंग कंपनी है जिसके 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। उसमें से 2 पार्टनर्स आपके पास आते हैं, अप्रोचेस यू टू ओपन ए करंट अकाउंट, और बोलते हैं हमें करंट अकाउंट ओपन करना है और इनिशियल डिपॉजिट हम कराएंगे 10 लाख का, ठीक है। एंड प्रॉमिस दैट द सिग्नेचर ऑन द अकाउंट ओपनिंग। तो अकाउंट ओपनिंग जो फॉर्म रहता है उसमें तीनों के साइन रहते हैं ना। तो 2 ही लोग आके बोल रहे हैं, 2 ही पार्टनर 3 में से, कि आप एक काम कीजिए, हमारा अकाउंट ओपन कर दीजिए, हम उसमें 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं। और जो थर्ड हमारा पार्टनर है उसका जो साइन है शैल बी ऑब्टेन ऑन द रिटर्न ऑफ द पार्टनर। तो जो थर्ड पार्टनर है वो अब्रॉड से आएंगे, तो उनके बाद उनके साइन हम ले लेंगे इस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में। ऑल्दो द सेट पार्टनर इज नॉट टू बी। और ये भी बोल रहा है कि जो तीसरा पार्टनर है वो एक तरीके का डोरमेंट पार्टनर है। आपको मालूम होगा डोरमेंट पार्टनर क्या होता है? वो जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसकी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्वमेंट नहीं देता है, लेकिन वो पार्टनर रहता है, जिसको हम स्लिपिंग या डोरमेंट पार्टनर ऐसे बोलते हैं। तो बोल रहा है कि जो थर्ड बंदा है वो अब्रॉड में है और वो किसी भी टाइप की एक्टिविटी में एंगेजमेंट नहीं रहता है और एंगेज नहीं रहते हैं, तो आप उनका साइन हम बाद में ले लेंगे क्योंकि वो हमारे डोरमेंट पार्टनर है। वो आपसे ऐसे बोल रहे हैं, कौन? 2 पार्टनर आके आपको बोल रहे हैं, बैंक को बोल रहे हैं। दे ऑल्सो डोंट हैव एनी पार्टनरशिप डीड इन राइटिंग। और ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी पार्टनरशिप डीड रिटर्न में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस केस में आप क्या करेंगे? तो आपको एक बात याद रखनी है कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म में, क्योंकि लाइबल सारे हो जाते हैं ना, अगर इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मालूम होगा पार्टनरशिप फॉर्म का क्या रहता है। चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया पार्टनरशिप फॉर्म का, पर आप वैसे भी याद रखिए कि इसमें जो लाइबिलिटी होती है सारे पार्टनर्स की, उनकी पर्सनल लाइबिलिटी पे भी आ जाता है। तो अगर इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाती है बाद में, करंट अकाउंट में किसी भी टाइप की लाइबिलिटी आती है, तो तीसरा जो पार्टनर है उसको भी इक्वली लाइबल माना जाएगा जितने की बाकी 2 पार्टनर्स हैं। तो डेफिनेटली जो आप उनका अकाउंट ओपन करेंगे तो उसमें तीसरे पार्टनर का साइन होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तीनों इसमें लिखा ना, द अकाउंट विल नॉट बी ओपन अनलेस ऑल द पार्टनर्स हैव साइन। जब तक सबके साइन ना मिले तब तक आपको अकाउंट नहीं ओपन करना। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इनकी जो लाइबिलिटी है वो जॉइंटली और सेवरली ऐसे रहता है, मतलब सभी जो है पार्टनर्स वो अपना पर्सनली लाइबल भी रहते हैं, ठीक है। जब उनकी लाइबिलिटी है तो डेफिनेटली उनके साइन होंगे, तभी तो थर्ड वाले पार्टनर की लाइबिलिटी हो पाएगी ना, जो आपने उनसे साइन ही नहीं लिए। अब ये बोल रहे हैं अभी अब्रॉड में बाद में आएंगे, अभी आप उनको बार बार फॉलो अप थोड़ी कर सकते हैं। तो जब तक आपको साइन नहीं मिलेंगे तब तक आप उस अकाउंट में ऑपरेशन नहीं स्टार्ट करवा सकते, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो डी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन देख लेते हैं 13वां। मिस्टर नरेश डिजीज, इनका डेथ हो गया। केमिल एंड सुनील 89, Mr. Bishop, Secretary of Chandigarh Sports Clubs, who is authorized to operate the account.
इशू चेक फॉर द तो विच इज़ प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एंड इन्फॉर्मेशन इज रिसीव बाय यू अबाउट हिज डेथ। तो मिस्टर नरेश जो थे, इनका डेथ हो गया है, इन्होंने ये उसके सेक्रेटरी थे चंडीगढ़ स्पोर्ट क्लब के, तो उनको अथॉरिटी दी गई थी कि वो अकाउंट को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, इन तीनों को अथॉरिटी थी। अभी क्या हुआ कि चेक इन्होंने इशू किया, ठीक है, हु इज ऑथराइज एंड इशू चेक फॉर द क्लब, क्लब के लिए उन्होंने चेक इशू किया विच इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए वो प्रेजेंट किया गया। एंड इन्फॉर्मेशन इज रिसीव बाय यू अबाउट हिज डेथ, आपको पता लगा कि इनकी डेथ हो गई है, फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज, मतलब विश्वास करने वाले सोर्सेज थे, ऐसे कोई अफवाह नहीं है, रियलिटी है ये। बिफोर द चेक आर पेड, आपने चेक की पेमेंट नहीं की लेकिन आपको पता लगा कि हाँ उनकी डेथ हो गई है। इन सच सर्कमस्टांसेस वुड यू पे, व्हाट वुड यू डू, मतलब आप क्या करेंगे, पे करेंगे नहीं करेंगे। तो चेक विल बी पेड एज ही हैड साइन इन रिप्रेजेंटेड कैपेसिटी, तो जब उन्होंने साइन किया था तब तो उनकी कैपेसिटी थी ना, अपनी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में उन्होंने साइन किया, तो डेफिनेटली जो चेक है उसको हम पेमेंट उसका देंगे, क्योंकि जब वो जीवित थे और जब वो अपना सेक्रेटरी थे और उनको तब अथॉरिटी थी कि वो अकाउंट ऑपरेट कर सकते, तब उन्होंने चेक दिया था क्लब के लिए, तो डेफिनेटली उसको आप पे ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब भी उन्होंने साइन किया था तब उनकी वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में साइन किया था, तो इसीलिए उसका हम पेमेंट देंगे। नेक्स्ट है टू मेक द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कॉस्टलियर, बोल रहा है कि जो क्रेडिट का कॉस्ट है, मतलब लोन बैंक दे रहा है तो उसको महंगे रेट पे दे बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन। आरबीआई को क्या करना चाहिए, आपको मालूम होगा कि आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, वो देखता है कि मार्केट में कोई चीज़ ज़्यादा महंगी ज़्यादा सस्ती ना हो, इन्फ्लेशन उन सबको कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, तो उसमें आरबीआई का रेपो रिवर्स रेपो का बहुत अच्छा रोल रहता है। तो ऐसा बैंक क्या करे, ऐसा आरबीआई क्या करे कि जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो कॉस्टलियर हो जाए, मतलब बैंक कॉस्ट ऑफ क्रेडिट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ लोन देना, ठीक है, लोन देने का कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट रेट को बोल रहा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट हो गया लोन देना, कॉस्ट हो गया उसका इंटरेस्ट रेट, कॉस्ट रेट मतलब हायर। तो अगर बैंक चाहता है, अगर आरबीआई चाहता है कि बैंक जो है लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, तो उसको क्या करना चाहिए, तो बैंक कब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, बैंक तब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा जब इसमें लिखा है कि इंक्रीज इन रेपो रेट। अभी आपको मालूम होना चाहिए रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे बैंक आरबीआई से बोरो करता है। ठीक है, रिवर्स रेपो क्या होता है, रिवर्स रेपो वो रेट होता है जिसमें बैंकों के पास जो एक्सेस पैसा होता है वो आरबीआई के पास रखवा देता है और आरबीआई उनको इंटरेस्ट देता है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो। ठीक है, और जब रेपो रेट में क्या होगा, रेपो रेट में बैंक क्या कर रहा है, आरबीआई से पैसे ले रहा है, आरबीआई से लोन ले रहा है। ठीक है, तो आरबीआई फ्री में थोड़ी लोन देगा बैंकों को, आरबीआई एक इंटरेस्ट रेट लगाता है, उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, अगर आरबीआई क्या करेगा, बैंकों से इंटरेस्ट रेट हाई कर देगा। ठीक है, रेपो रेट वो रेट हो गया जिस रेट पे बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं, और अगर आरबीआई उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। अगर क्या करता है आरबीआई, अपने रेपो रेट को बढ़ा देता है, मान लीजिए 5 था, अभी आरबीआई ने उसको बढ़ा के 6 कर दिया कि हम अभी आपको महंगा लोन देंगे, ऐसे बोल रहा है कौन, आरबीआई बैंकों को बोल रहा है। तो अगर बैंकों को खुद को महंगा लोन मिलेगा, महंगे रेट पे मिलेगा, तो आगे पब्लिक को जो लोन देंगे वो भी तो महंगा करेंगे ना, तो यही इसका आंसर है। एग्जाम्पल के तौर पे कई बार आप देखते हैं ना कि कई बार दुकान वाले नहीं होते, आप बोलते हैं कि ये इतना सामान इतना महंगा क्यों, वो बोलता है हमें पीछे से ये सामान बहुत महंगा मिल रहा है, ऐसे नहीं बोलते, रेट बढ़ गया ऐसे, इसका ऐसा बोला जाता ना। इसका मतलब यही हो गया, बैंकों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, इसमें बात सामान की नहीं, पैसे बैंकों के पास, अगर उन्होंने लोन लेके आरबीआई से पैसा लिया है तो रेपो रेट से मतलब वो अपना हाई इंटरेस्ट रेट देके उनको पैसा मिल रहा है ना। तो जब बैंकों को हाई रेट पे पैसा देना, हाई रेट पे बैंकों को पैसा मिलेगा, वो आगे भी तो हाई रेट पे ही लगाएंगे ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर आप रेपो रेट बढ़ा देते हैं, रेपो रेट कौन बढ़ाता है, आरबीआई बढ़ाता है, तो अगर आरबीआई उनको महंगे रेट पे देगा तो बैंकों को जो पैसा मिलेगा वो आगे भी अपने जो कस्टमर्स है उनको भी महंगे रेट पे देंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ जो क्रेडिट है, जो लोन का इंटरेस्ट रेट है जिसको कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा कॉस्टली। सो आंसर क्या हो गया, इंक्रीज इन रेपो रेट। इसमें बोला इंक्रीज इन एसएलआर, एसएलआर का कोई मतलब नहीं है, अगर आप एसएलआर बढ़ाते हैं, या डिक्रीज इन बैंक रेट, बैंक रेट अगर डिक्रीज करता है तो ये भी एक टाइप का लोन है, लोन अगर आपको सस्ते रेट में मिलेगा तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। और आपका बोल रहा है कि आप जो एसएलआर अगर आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये पैसा इस पैसे का इतना डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं पड़ता है किस पे, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट पे। हाँ, एसएलआर अगर आप बढ़ा रहे तो बैंकों को ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, कहाँ पे, बैंकों के मतलब अपने पास या सिक्योरिटी की फॉर्म में, या फिर आरबीआई के पास, कैसे भी बैंकों को रखना पड़ेगा, जो स्टैच्यूटरी या लिक्विडिटी रेशियो रहता है ना। अगर वो बढ़ाएगा तो हाँ पब्लिक के लिए पैसा कम बचेगा, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि पैसा कम बचेगा। पर अगर हम बात करें डायरेक्ट इम्पैक्ट की, तो जो रेपो रेट है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है किस पे, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट पे। चलिए अभी 15 ऐसे करके आपके क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अभी 15 से लेके ये जो आगे के क्वेश्चन है ये मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। अभी के लिए हमारा इतना काफ़ी है, अभी तक के आप 14 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, यहाँ तक के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और ऐसे करके भी हमारे बहुत सारे पार्ट चलेंगे, मॉक टेस्ट हम एटलीस्ट 9 या 10 तो ट्राई करेंगे कि हो जाए आपके 200-300 क्वेश्चन कवर।
तो बाकी का मैं आपको आगे के पार्ट 2 में बताती हूँ, ठीक है? तब तक आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।